हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि एक रिवीजन क्लास की तरह होगा, जिसमें यूपीएससी 2024 के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जितने भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन है मैं टोटल कवर करूँगा। इसमें जो लोग रिवीजन भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और जो लोग बिगनर हैं वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो सीरीज़ में मैं कम्प्लीटली कंसेप्ट आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये डिस्कशन कम्प्लीटली नोट्स से होगा, सो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं नोट्स में ही आपको समझाऊंगा और लास्ट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे। सो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले ये एक ब्रेकआउट देख लेते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आते हैं यूपीएससी में। जैसे प्रीलिम्स में 17 से 21 क्वेश्चन लगभग आते हैं, मेंस में 12 से 13 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 हमारे आएंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चर दोनों मिला के 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे मेंस पेपर में। एंड ऐसे में भी थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिक्स यूज़ होगा, इंटरव्यू में भी यूज़ होगा। न्यूज़पेपर के लिए आप इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन पढ़ सकते हैं, और ये कुछ बुक्स रिकमेंडेशन है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 का एनसीईआरटी, और उसके बाद आप पढ़ना चाहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 12 का पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स विदाउट ग्राफ ये पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप ये देख लीजिएगा एक बार जो जो बुक्स हैं आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कुछ कंटेंट आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रहा तो इन्वेस्टोपीडिया न्यू टर्म के लिए केवल फर्स्ट पैराग्राफ जहां उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहा था वो आप कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। ये एक रिवीजन की तरह होने वाला है, साथ में हर कंसेप्ट को मैं जल्दी जल्दी डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका अगर बेसिक मतलब समझे तो एवरीवन मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट। दैट मीन्स सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर जब बैंक अकाउंट होगा मतलब बैंकिंग सर्विसेज इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं है क्या। जब 15 अगस्त 2015 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक मिनट, सो 15 अगस्त 2014 में जब पीएम जनधन योजना आया था, उसका मेन पर्पस क्या था? दैट इज अ नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ये हमारा पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था। और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव था कि हमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना था एवरी नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। क्यों करना था? कि जैसे जो वल्नरेबल सेक्शन हो गए, जो पुअर सेक्शन हो गए, इनके लिए बहुत सारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट। सो जब प्रोग्राम इंप्लीमेंट करता है, सपोज कुछ सब्सिडी देता है, या अगर मान के चलिए पेंशन ही गवर्नमेंट देता है, तो अब पहले क्या होता था कि पेंशन मैनुअली दिया जाता था। तो मैनुअली में क्या होता है कि लीकेजेस का चांसेस बहुत हो जाता है। कि आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके अंडर आप डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आप दिए हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गांव जाके या वैसे सेक्शन ऑफ पीपल को, वहाँ जनरली वो डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं जाता। तो बैंकिंग सर्विसेज जब हो जाएगा, सबका बैंक अकाउंट बन जाएगा, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली बेनिफिशरीज को पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका एक ये मिशन था। इसके थ्रू क्या होगा? हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स जो हमारा इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उसमें एवरी 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन सबका इंक्लूजन हो। ऐसा नहीं कि केवल 5 करोड़ 10 करोड़ जो अपर सेक्शन है वो ग्रोथ के पार्ट बन रहे हैं और बाकी सेक्शन हम पॉवर्टी के नीचे है, ये नहीं। इसका पर्पस था इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड और जो था कि बैंक, और एक पर्पस था इसका, बैंकिंग सर्विसेज जो है, जैसे क्रेडिट हुआ, लोन लेना, या ट्रांजैक्शन हुआ। सपोज कोई इंसान एक जगह पे है और दूसरे जगह उसे पैसे ट्रांसफर करना है, तो पहले अगर बैंकिंग सर्विसेज नहीं होता था, मैं विथ रिस्पेक्ट टू वल्नरेबल सेक्शन और पुअर सेक्शन का बात कर रहा हूँ। जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज है वो तो ठीक है, लेकिन काफ़ी चंक ऑफ पीपल के पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। उनको जब पैसा ट्रांसफर करना होता था तो बहुत प्रॉब्लम्स होता था वहाँ पर। तो उस कारण से ये एक बैंकिंग सर्विसेज देना एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट, ये इस योजना का अंडर आया था। और साथ में एक स्पेशल चीज़ आया था जब ये जनधन योजना स्टार्ट हुआ था अगस्त 2014 में। तो अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 तक इसमें क्या था कि जितने भी लोग इस स्कीम के अंडर खाता अपना खुलवा रहे हैं, अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो उनको एज अ एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा अप टू 1 लाख। एंड सेकेंड इसके अंदर प्रोविजन था कि लाइफ कवर दिया जाएगा ऑफ 30,000 30K। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे अगर आप इकोनॉमिक्स के भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स
इनकॉर्पोरेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब जब आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाइएगा तो आप ह्यूमन बिहेवियर को आप उसको कंसीडर करके कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई व्यक्ति जाता है कुछ सामान खरीदने, उसके पास दो चॉइसेस है और दोनों का प्राइस सपोज 100 है, तो और एक चॉइसेस पे उसको कुछ सामान फ्री मिल रहा है, तो हमारा बिहेवियर ये बोलेगा कि हम यही सामान लेते हैं जो फ्री है। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। और इसी कारण से जो कंपनीज होती हैं कभी कभी फ्री प्रोडक्ट ज़्यादा रखती है। जो हमारा प्राइसिंग देखेंगे 499, 599, ये 499 को 500 भी किया जा सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं करती। जब 499 अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसा लगेगा 400 और एक 500 है, तो ये अंतर आ जाता है, ये बिहेवियर का अंतर आ जाता है। ये इकोनॉमी, इसी को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो जब ये जनधन योजना आया, उसमें बताया गया कि अगर लोगों को जाके हम बोले कि आप एक्सीडेंट कवर, इंश्योरेंस वगैरह आप ले लीजिए, तो जनरली पुअर पीपल लेंगे नहीं। लेकिन जब उनको फ्री में बोला जाए कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच में अगर खाता खुलवाते हैं तो आपको एज अ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और लाइफ कवर दिया जाएगा। तो एज अ फ्री चीज़ें, ये जनरली लोग उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और गांव एरिया में या थोड़े पिछड़े एरिया में ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस का कमी है। अगर अवेयरनेस फैला दिया जाए तो पूरे लोग उस स्कीम के तहत इनरोल हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज है कि ये वोटिंग पैटर्न में भी देखा जाता है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो थोड़ा वल्नरेबल एरियाज होते हैं वहाँ वोटिंग जनरली ऐसे नहीं किया जाता कि आप पूरा कैंडिडेट का कैंडिडेचर या बाकी सब चीज़ें देख के। वहाँ क्या है कि एक लोग जो वोट देते हैं, जनरली सब लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा गलत चीज़ है, बट इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जनरली हमारे माइंड में नेगेटिव टर्म ही बैठा हुआ है, लेकिन इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। दिस इज प्रॉफिट मोटिव। बट ऑब्वियस है कि कैपिटलिस्ट का पहला मोटिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इट इज़ अ गुड मोटिव, ये गलत नहीं है। प्राइवेट ओनरशिप है, देन मार्केट, देन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट इकोनॉमिक फंडामेंटल दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, इसे इकोनॉमिक फंडामेंटल बोलते हैं। ये कंप्लीटली मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करेगा कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा। इसमें गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करने में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा। ऐसे इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफिशियंसी और इनोवेटिव। ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हमें इफिशियंसी और इनोवेशन दोनों पे ध्यान देना होगा। इस कारण से जो डेवलप कंट्री है जैसे यूएसए है, वो जनरली आर&डी पे ज़्यादा ध्यान देता है। उनका आर&डी काफ़ी स्ट्रांग है, उनका जीडीपी इसलिए बहुत ऊपर बैठा है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हार्डवर्ड रिवॉर्डेड। ये बट ऑब्वियस है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा प्रमोशन आपको होगा। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में एक हायरार्की बना हुआ है कि आप पर्टिकुलर हायरार्की पे जाएंगे तभी आपका एक लेवल पे प्रमोशन होगा। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में या तो जॉब स्विच करके आप प्रमोशन जल्दी जल्दी ले सकते हैं अगर आप हार्ड वर्किंग हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। सेल्फ इंटरेस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो ये सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। सपोज आपको एक पर्टिकुलर काम दिया गया और आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट सिनेरियो में आप जॉब कर रहे हैं, सेकंड सिनेरियो में आप सपोज आपका खुद का कंपनी है और आपको दोनों में सेम काम करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब जॉब वाला काम है उसमें आप उतने मन से नहीं काम करेंगे, उतनी इफिशियंसी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वो अटैच्ड है आपके मनी से कि मुझे पैसा इतना ही मिलना है, कितना भी काम करो। इस कारण से जॉब वाले केस में हम थोड़ा कम इफिशिएंट होते हैं और अपना कंपनी वाले केस में ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं। वही बोला गया सेल्फ इंटरेस्ट। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक बार जान लेते हैं। जनरली जब भी कोई कंपनी खुलता है, कोई भी कंपनी चलाने के लिए हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। पहला हमें, देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें 4 हमें चाहिए रहता है। फर्स्ट, हमें लैंड चाहिए होगा जहाँ पर हम कंपनी इस्टेब्लिश कर पाएँ। सेकेंड, हमें लेबर चाहिए होगा जो हमारे कंपनी में काम कर सके। तीसरा, हमें कैपिटल चाहिए, पैसा तो चाहिए जिससे कंपनी रन करेगा। चौथा, एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ आइडिया हो, कुछ आइडिया होगा तब तो कंपनी खुलेगा। लैंड के लिए हमें रेंट पे करना होगा। लेबर के अकॉर्डिंग हमें लेबर को वेजेस देना होगा। कैपिटल के लिए हमें जो कैपिटल हमें मिला होगा उस पर इंटरेस्ट देना होगा। अगर लोन वगैरह से कैपिटल उठाए हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट से, तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा। और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब जिसका आइडिया है, जिसका कंपनी है, वो प्रॉफिट कमाएगा। इसी 4 को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आगे ये टर्म बार बार आएगा, तो ये 4 आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कैपिटलिज्म हम लोग देख लिए।
कैपिटलिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है रिस्पेक्टिव कंट्रीज पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केट। अब मार्केट देखिए, मार्केट डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। आप मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है, सपोज डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसका मतलब है जो प्राइसेस है वो हाई चला जाएगा, ठीक है। इसको इन्फ्लेशन भी आप बोल सकते हैं। इसी के अपोजिट अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा मतलब एक्सेस प्रोडक्ट है, कोई मांग ही नहीं रहा, इसका मतलब वो प्राइस इसका कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये मार्केट आप समझ गए। प्योर कैपिटलिज्म होता है मतलब कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई बेस, मतलब गवर्नमेंट का जीरो इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का जब जीरो इंटरवेंशन होता है उसको बोलेंगे प्योर कैपिटलिज्म, ठीक है। अब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये मेरा नोट्स फर्स्ट मैं कुछ लेक्चर्स में मैं कंप्लीटली ओवरव्यू दूंगा यूपीएससी 2024 के जितना भी सिलेबस है उसका, देन धीरे धीरे डेप्थ में जाऊंगा। इससे क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, एक रिवीजन की तरह आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक रोड मैप भी क्रिएट होते रहेगा कि कैसे हमारा इकोनॉमी इवॉल्व किया है, और क्योंकि ये प्रीलिम्स क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये सब जो फैक्टर मैं बता रहा हूँ कैपिटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक जो बता दिया, अब ये मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। वाई कैपिटलिस्ट पे अगर कोई ऐसे आ गया तो मेंस आंसर राइटिंग में इसका पॉजिटिव पॉइंट में जितने भी पॉइंट्स दिख रहा है वो लिख सकते हैं आप, तो दोनों के लिए फ़ायदा है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय क्या था कि हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं था, हमारा पॉवर्टी बहुत हाई था, लिटरेसी रेट बहुत नीचे था, और इकोनॉमिक सिस्टम मतलब दैट मीन्स गवर्नमेंट के अंडर था, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या अप्लाई करेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। उस समय हम लोगों ने सोशलिज्म प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था, कैपिटलिज्म नहीं यूज़ किया था। क्यों किया था आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन है विंस्टन चर्चिल, जिसको जो कि पीएम थे यूके के 1950 और 1945 के बीच में, 1940 से 45 के बीच में। उस समय वर्ल्ड वॉर टू भी चल रहा था। सो जो बंगाल में फेमाइन आया था 1943 में, इसका कॉज बताया जाता है इस विंस्टन चर्चिल के कारण ही, इनके पॉलिसीज़ के कारण ही ये बंगाल फेमाइन आया था। और आपको जान के हैरानी होगा कि बंगाल फेमाइन में लगभग 3 मिलियन पीपुल, दैट मीन्स 30 लाख लोग ईस्टर्न इंडिया से जिनका डेथ हुआ था। सोचिए इतना बड़ा फिगर था। और उस समय क्या हुआ था, एक तरफ तो हमारा जो ईस्टर्न इंडिया का जो लोग था वो भूखे मर रहा था, और दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल क्या कर रहे थे, और उस समय यूके गवर्नमेंट क्या कर रहा था, जितने भी जो फूड है वो फूड को इकट्ठा कर रहा था कि उस समय जो वर्ल्ड वार टू है उसके सैनिकों को खाना मिल सके। हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं और वहाँ सैनिक को खाना मिल रहा है। और सेकेंड यहाँ तक कि वो एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिशर्स फोर्स, मिडिल ईस्ट में भी जो ब्रिटिशर्स फोर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो है मिडिल ईस्ट में, उन्हें एक्सपोर्ट होता था ये फूड। सोचिए हमारा यहाँ 3 मिलियन डेथ होने के बावजूद आपका इसके अलावा भी कितना, ये तो रिपोर्टेड फिगर है कि 3 मिलियन, उसके अलावा भी कितने डेथ हुए होंगे। और अंग्रेजों ने या यूके ने इतना ज़्यादा बेरहमी से, इस पे तो बस जो एक इंडियन थोड़ा इमोशनल हो ही जाएगा अगर ऐसे सिनेरियो को देख के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द पर्सन विंस्टन चर्चिल, अब याद रखिएगा, भूला भी नहीं जा सकता इनको। नेक्स्ट है कि मार्केट, मार्केट जनरली क्या होता है कि वो नीड नहीं देखता। सपोज एक गरीब आदमी है, आपको क्या नीड है ये मार्केट को इसको मतलब नहीं है, मार्केट क्या डिमांड करता है मार्केट को वो मतलब है। बिकॉज मार्केट क्या चाहता है, मार्केट में आप अगर चीज़ें खरीदने के काबिल हैं तब आप खरीद सकते हैं। आपको वो चाहिए उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको वो चीज़ चाहिए, मार्केट वो आपको नहीं देगा। आप पैसे दीजिए, आपका वांट है। यही डिफरेंस होता है नीड और वांट में। नीड मतलब आपको चाहिए, वांट मतलब चाहिए भी, दैट मीन्स यू वांट और यू डोंट वांट डजंट मैटर, प्लस यू हैव कैपेसिटी, मतलब आपके पास कैपेसिटी है उस चीज़ को बाई करने का, दैट इज वांट। केवल नीड करने से नहीं होता है। जैसे वो ख्याली पुलाव पकाना जो बोलते हैं माइंड में कि हम लोग बैठ के सोच रहे हैं हमारा यूपीएससी निकल जाएगा, लेकिन नहीं, पढ़ना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करना पड़ता है, तब यूपीएससी निकलता है। सो वैसे ही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने के लिए आप देखते रहिए वीडियो। नेक्स्ट था कि पुअर आर एक्सक्लूडेड इन द मार्केट लाइक फूड सिक्योरिटी, ठीक है। जो पक्का है कि अगर जब मार्केट इकोनॉमी अगर हम लोग कर देंगे इंडिपेंडेंस के बाद, अगर हम कंप्लीटली मार्केट पे छोड़ देंगे कि ठीक है आप प्राइस डिटरमाइन करो फूड और बाकी सब चीज़ों का, तब तो, और उस समय हमारा पोवर्टी भी था, पोवर्टी देखिए बहुत सा हाई था। इसका मतलब जो फूड सिक्योरिटी आप सिक्योर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, पोवर्टी है। और दूसरा अगर आप मार्केट को दे देंगे कि प्राइस डिटरमाइन करना है, वो तो प्राइस हाई कर देगा, और उस कारण से हमारा जो फूड सिक्योरिटी वाला है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और एक स्टेटमेंट है फेमाइन इज
मैन मेड नॉट नेचुरल, और मैन दिस मैन मेड द फेमाइन। सो आप बोल सकते हैं इनके पॉलिसी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट आप देखिए पॉजिटिव ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे वेल्थ क्रिएशन, जहाँ भी जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री है उसका जीडीपी आप देखिए, अमेरिका का जीडीपी देखिए काफ़ी हाई है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं इफिशिएंसी और इनोवेशन, ये दो 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 पॉइंट तो रहेगा ही आपको, क्योंकि वो कंपनी में R&D काफ़ी ज़्यादा होता है। जॉब्स का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा जितना भी कैपिटलिस्ट कंट्री है। अभी जो AI आ रहा है वो कम कर रहा है, बट स्टिल उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। पॉवर्टी हैंडल बेटर, ये तब होगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है जब कैपिटलिस्ट जो ऊपर हायरार्की में बैठे हैं वो लोगों के लिए भी थोड़ा काम करें। वो जॉब अगर क्रिएट करें, जैसे अगर जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पैसा आएगा। जॉब अगर ज़्यादा होगा तो मनी भी बहुत लोगों के पास आएगा। मनी आएगा मतलब पॉवर्टी हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो उस लेवल पे बोल सकते हैं पॉवर्टी को हैंडल किया जा सकता है इस लेवल पे। इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि रिसोर्सेस हमारे पास है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, और हमारा क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव है कि हमें प्रॉफिट ही कमाना है। तो R&D के थ्रू हम क्या करेंगे, एकदम इफिशिएंट सॉल्यूशन सोचेंगे कि कितना इफिशिएंट सॉल्यूशन, इफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन करें कि हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें। सो दैट इज इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, ये अभी आप मिस कर दीजिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, इसको आप अभी कंसिडर मत कीजिए। अब आते हैं नेगेटिव ऑफ कैपिटलिज्म में। इसमें नेगेटिव क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होने के कारण कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस ऑफ कंडीशन प्राइवेट एंटिटी रख सकता है, तो वहाँ एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, या कम लेबर पे भी काम करवाया जा सकता है, वहाँ एक इशू है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो कि आप इंक्रीज ऑफ इनइक्वलिटी, जो कि बहुत बड़ा समस्या है। इंडिया में भी आप देखें या वर्ल्ड वाइड भी देखें तो 1 या 2% लोग ही वर्ल्ड का लगभग 40-50 चंक ऑफ मनी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कंप्लीटली इनइक्वालिटी है, ये कैपिटलिज्म, इसी वजह से कैपिटलिज्म को काफ़ी नेगेटिव बोला जाता है वर्ल्ड वाइड। दिस इज द मेन रीजन कि इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोनोपोली विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट। सो अगर मोनोपोली क्या है कि हमें पता है कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसमें क्या होगा कि जितना भी जो डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस हमारा डिटरमाइन होगा कि प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर हमारे इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट हो गया, मतलब एक सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो मोनोपोली है, केवल एक ही कंपनी एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उस सर्विसेज का डिमांड बहुत हो गया, तो पक्का वो सर्विसेज वही दे रहा है, वो कितना भी प्राइस रख ले, हमें तो सर्विसेज चाहिए ही। इस कारण से आप देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ जाएगा। फिर प्राइसेस बढ़ेगा तो जो अगर वो बेसिक नेसेसिटी है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते और उसका प्राइस बढ़ा, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मान के चलिए मेडिसिन और कुछ हॉस्पिटल्स, मान के चलिए हॉस्पिटल्स का चार्ज वगैरह आप अगर देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इंडिया में, ये बेसिक नेसेसिटी है और ये मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन है। और ये आप अगर आप एजुकेशन सिस्टम को भी देख रहे हैं, एजुकेशन भी मैक्सिमम प्राइवेटाइज है, गुड एजुकेशन अगर देखा जाए तो IITs NITs और IIM एम्स छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी लोग, क्योंकि इसमें कितने ही सीट होंगे, नॉट अ सिंगल % ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स सीट होंगे, तो बाकी जितने भी सब प्राइवेट है, और प्राइवेट का फी आप कंपेयर कर लीजिए कितना है। तो इस कारण से जब प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि प्राइस वो डिटरमाइन करेगा, और अगर वो नेसेसिटी सर्विसेज है, आपको मजबूरी में लेना होगा वो चीज़ें, तो इस कारण से भी अभी हमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह थोड़ा प्रमोट हो रहा है, जो कि हमें लेना चाहिए, थोड़ा सा हमें फ्यूचरिस्टिक होके इस पर सोचना चाहिए। तो ये मोनोपोली हम लोगों ने समझ लिया। रेशनैलिटी भी ये पॉजिटिव का पार्ट था, ये थोड़ा मिस हो गया, उल्टा लिखा गया। रेशनैलिटी मीन्स जब कैपिटलिज्म होता है तो लोग रेशनली डिसीजन लेते हैं जो उसके हायर ऑर्डर पे बैठे हुए हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम का आप डेफिनेशन देख सकते हैं, मतलब आप फ्री टू ट्रेड विथ एनीवन, मतलब गवर्नमेंट आपके बीच में नहीं आने वाला, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको सामान किसी को भी बेचना है, जिस प्राइस पे बेचना है, प्राइस भी मार्केट डिटरमाइन करेगा, सब मार्केट डिटरमाइन करेगा, आप जिसको भी बेच सकते हैं। तो ये आप पे है। नेक्स्ट है कैपिटल रेज। कैपिटल दो तरीके से रेज आप कर सकते हैं, ये रैंडमली एक इकोनॉमिक्स से फेमिलियर करा रहा हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या टर्म यूज होता है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये कोई स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं है। पहले एक ओवरव्यू दे दूंगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर जो फॉर्मल वे में स्टार्ट होगा वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि RBI के द्वारा होता है, वो भी मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। सो आप देखते जाइए। सो कैपिटल रेज करने का दो है, या तो आप लोन ले सकते हैं, लोन लेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा,
लोन किसी से भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, बैंक्स, डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड ले सकते हैं, डिबेंचर है, लेटर अब बताऊंगा ये बॉन्ड और डिबेंचर क्या होता है। एंड सेकंड कैपिटल रेज है कि इक्विटी शेयर, मतलब आप अपने कंपनी का ओनरशिप दे रहे हैं। सपोज 100% शेयर हमारे पास है और हमें सपोज 10 लाख रुपए का जरूरत है अपने कंपनी में लगाने का। हमने बोला कि चलिए 10% कोई ले लो और 10 लाख मुझे दे दो, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 90% हमारे पास बच गया और 10% उस इंसान के पास जो हमें 10 लाख रुपया दिया था। तो अब हम 90% ओनर है उस कंपनी के और 10% ओनर वो इंसान है। तो ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट समझते हैं इकोनॉमी का एक सर्कल कैसे चलता है। सपोज यहाँ देख रहे इकोनॉमी अगर डाउन गया है, ठीक है, आप कोविड का सिचुएशन ही ले सकते हैं। कोविड के टाइम में अगर इकोनॉमी डाउन गया है तो क्या होगा, जो बायर्स होंगे वो बायर्स थोड़ा कम हो जाएंगे। बायर्स कम होंगे तो जो बायर जितना कम होंगे, हमारा जो कैपिटल होगा जो कंपनीज के पास है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे कंपनीज के पास कैपिटल डिक्रीज हुआ मतलब कंपनी प्रोडक्शन कम करना स्टार्ट कर देगी। और कंपनी प्रोडक्शन और बायर्स इसलिए भी कम हो गए कि इनके पास पैसा नहीं होगा। सो अगर इनके पास जो जितना भी पैसा है मनी नहीं होगा, जब मनी नहीं होगा तो ये बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, ठीक है। और बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा। और बैंक और जनरली कैपिटल कम होने का मतलब है लोन, क्योंकि कंपनी जो है वो तो लोन से काम करता है मैक्सिमम। कंपनी के पास तो पैसा नहीं होता है ज़्यादा, वो अपने प्रॉफिट से कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टार्टअप और कंपनी लोन के थ्रू होता है। तो अब लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं है, तो मतलब कैपिटल कम हो गया। इस तरह से ये कैपिटल को लिंक किया गया है। सो अब कैपिटल कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी कम है और वो अपने एम्प्लॉय को पे नहीं कर पा रही, तो जॉब इससे रिड्यूस होगा। जॉब रिड्यूस होगा तो मतलब जितने लोगों के पास जॉब था अब उनके पास जॉब नहीं है, मतलब उनके पास पैसा अब नहीं होंगे। पैसे नहीं होंगे तो परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगा, और परचेजिंग पावर खत्म हुआ फिर डिमांड खत्म। अब डिमांड रहेगा नहीं, दैट मीन्स फिर इकोनॉमी हमारा नीचे चल जाएगा। सो ये एक वीसीएस साइकिल बन जाएगा। और सपोज इसी साइकिल में अगर क्या हो गया कि ऐसा ही साइकिल बन रहा है और सप्लाई हमारा बहुत अच्छा है, अचानक सप्लाई हमारा बहुत है और डिमांड कम हो गया, इसका मतलब है कि सामान बहुत बना के रख दिए हैं और कोई खरीदारी नहीं है। तो अब क्या होगा कि हम अपने प्रॉफिट, अपना मार्जिन ही निकालने के लिए वो सब सामान कम दाम में बेचना स्टार्ट कर देंगे। सो प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफ्लेशन होता है डिक्रीज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक्स क्राइसिस में क्या होता है, डिफ्लेशन होता है एंड प्लस जॉब लॉसेस होता है। अभी कोविड में आप देखे थे बहुत जॉब लॉसेस हुआ था, इतना ज़्यादा जॉब लॉसेस हुआ था। माइग्रेशन का भी देख रहे हैं, माइग्रेशन लोग पैदल चल चल के आ रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे या गुजरात, जो कि ज़्यादा हायरिंग करता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस देन इन्फ्लेशन, दिस इज वेरी ट्रू। नेक्स्ट है यूएस डिप्रेशन, एक एग्जांपल दिया गया है कि 90 सबसे बड़ा डिप्रेशन आया था, जहाँ पर एक डेटा भी बता देता हूँ। 90% लगभग स्टॉक मार्केट क्राइसिस हुआ था, जिसको फिर से रिकवर करने में 20 से 25 साल लग गया था। इस कारण से इसे यूएस द ग्रेट डिप्रेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेंटअप डिमांड। पेंटअप डिमांड, जनरली पेंटअप डिमांड का डेफिनेशन होता है रैपिड इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज रैपिड इंक्रीज इन डिमांड। जनरली हुआ क्या था कि जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था तो हम लोगों ने एस्टिमेटेड ये था कि जब कोविड का फर्स्ट वेव रिलैक्स होगा तो उस समय डिमांड इंक्रीज करेगा, उस समय पेंटअप डिमांड होगा। जैसे मान के चलिए अगर ग्राफ बना रहे तो डिमांड, मान के चलिए हमारा डिमांड ऐसे घट रहा है, ठीक है, अचानक से डिमांड वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये हमारा एस्टिमेशन था। लेकिन क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज हुआ ही नहीं आफ्टर सेकेंड वेव। क्योंकि हुआ क्या कि सेकेंड वेव के बाद इतने ज़्यादा डेथ हो गया इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, लोग क्या हो गए, लोग काफ़ी डर गए थे, लोग पूरा फियरफुल हो गए। तो लोग क्या करने लगे, सेविंग करने लगे, अपना खुद के पास सेविंग करने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब उनके घर में इमरजेंसी पड़ जाए। इस कारण से वो बाहर स्पेंड ही नहीं कर रहे थे चीज़ों को। तो इस कारण से जो हमारा रिकवरी कर्व हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि हमारा रिकवर होगा डिमांड, वो हुआ ही नहीं। तो दैट इज पेंटअप डिमांड। अब टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम करेगा। कि आप यूज़ कर सकते हैं कि आफ्टर सेकेंड वेव pent up demand was expected, but due to the fearful nature or the uncertainty in the situation, the pent up demand, the expected behavior will has not been shown by the people of the India, so that the government intervene and the government have broken this vicious cycle. I'll explain just now. अब देखते हैं वे आउट। सपोज अगर वीसीएस साइकिल पेंटअप डिमांड हुआ नहीं, अब वीसीएस साइकिल को ब्रेक कैसे करोगे।
सो नाउ अब इस विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस को दो तरीका से ब्रेक किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। पहला तरीका है सोशलिज्म प्रिंसिपल। क्या करेगा गवर्नमेंट का जो पीएसयूज है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट, लोगों को जॉब मिलना मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, और डिमांड इंक्रीज होगा तो पता है जैसे डिमांड इंक्रीज होता है तो एक फ्लो में डिमांड इंक्रीज होता है, तो वो डिमांड को पक्का है कि गवर्नमेंट खुद से तो नहीं कंप्लीट कर पाएगा, नाउ प्राइवेट एंटिटी भी स्टार्ट कर देगा प्रोडक्शन, क्योंकि उसे भी पता चल जाएगा कि अब डिमांड इंक्रीज हो गया है, मेरा सामान अगर मैं बनाऊंगा तो सप्लाई ओवर नहीं होगा, मतलब सामान हमारा बिक जाएगा। तो इस तरह एक सोशलिज्म प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है कैपिटलिज्म प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि हम जो गवर्नमेंट होता है वो डायरेक्टली सब्सिडी दे देगा प्रोडक्शन पे, कंपनीज को बोलेगा प्राइवेट एंटिटी को ठीक है आप प्रोडक्शन कीजिए और सब्सिडी ले लीजिए। और सेकंड क्या करेगा टैक्स रिड्यूस कर देगा, कंज्यूमर का भी टैक्स रिड्यूस कर देगा, जो प्रोड्यूसर है जो कॉर्पोरेट है उसका भी टैक्स रिड्यूस कर देगा, तो उन लोग भी इंसेंटिवाइज हो जाएंगे कि हम लोग को प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्ट कम लग रहा है। और गवर्नमेंट जब इंसेंटिवाइज कर रहा है तो एक पॉजिटिव मूव भी होगा कि गवर्नमेंट को लेके गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन लेता है तो प्राइवेट एंटिटी हमेशा पॉजिटिव इंटेंट में ही उसको देखा जाता है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा, मतलब इकोनॉमी रिवाइव करने का प्लान है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ट्राइंग टू पंपिंग द मनी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, दोनों तरीका से मनी ही पंप किया जा रहा है। नेक्स्ट है ये जो डेफिनेशन आप देख लीजिए फिजिकल स्टिमुलस का डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट पंपिंग मनी इनटू द इकोनॉमी टू रिवाइव द इकोनॉमी विच इज़ नॉट डूइंग वेल बाय गिविंग सब्सिडी, या तो सब्सिडी देगा या तो टैक्स रिड्यूस करेगा या तो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, दोनों कर सकता है एक साथ। एक यूज़ होता है, एक टर्म आप लोग सुने होंगे कि बेल आउट कंपनी, कंपनी को बेल आउट करना, जैसे वोडाफोन आइडिया वीआई, अभी जब ये क्राइसिस में था तो एसबीआई ने कुछ शेयर खरीद के कुछ इसे पैसे दे के इसे थोड़ा बचा के रखा था। तो वैसे कभी कभी होता है गवर्नमेंट इंटरवीन करता है, एसबीआई गवर्नमेंट का एंटिटी है तो इंटरवीन करके कंपनी को बचाता है, बेल आउट करता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टिमुलस समझ गए कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा दिया जाए जिससे कुछ इंसेंटिव दिया जाए किसी भी मेथड से, या तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन के मेथड से या सब्सिडी के मेथड से, जिससे ये विशियस साइकिल को तोड़ा जा सके, दैट इज फिजिकल स्टिमुलस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी पे। फिजिकल पॉलिसी आपको पता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसी होता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगा, कितना खर्च करेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, ये सब जो होता है इसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और ये फिजिकल पॉलिसी पूरा बजट में हमें डिफाइन होता है कि बजट में जितना भी पॉलिसीज होता है कि गवर्नमेंट ये स्कीम ला रहा, लिस्ट ऑफ स्कीम्स होता है और इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना होगा, ये सब जितना भी लिखा होता है ये फिजिकल पॉलिसीज के अंडर होता है। इसके अगेंस्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई के अंडर आता है, मैं वो भी समझाऊंगा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। नेक्स्ट टर्म देखते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये क्या होता है, फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सपोज हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है 6% और नेक्स्ट क्वार्टर इन्फ्लेशन हो गया 4%, इन्फ्लेशन नेगेटिव नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन का रेट डिक्रीज हो गया, इसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। आप डिफ्लेशन और इसमें अंतर समझ लीजिएगा, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज कर लेते हैं कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन को सेम समझते हैं। डिफ्लेशन मतलब निगेटिव इन्फ्लेशन, मतलब कि निगेटिव चला गया, लेकिन डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन है पॉजिटिव में ही है, लेकिन पहले अगर 6% रेट था तो अब 4% हो गया, बस इसका मतलब है डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ा डेंजरस सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन भी है, सामान सब महंगा भी मिल रहा है और हमारे पास पैसा भी नहीं है। और जनरली अगर अभी का सिचुएशन देखें तो कमेंट नहीं करूंगा, आप लोग खुद गेस कर सकते हैं कि इज इट इन द स्टैगफ्लेशन और नॉट। यू कांट सी, आप थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मत देखिए, पर कैपिटा भी देखिए कि कितना हमारा चल रहा है, उस हिसाब से आप परचेजिंग पावर देखिए कितना है लोगों का, कि उस हिसाब से इन्फ्लेशन हैंडलेबल है कि नहीं। 80 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अंडर पॉवर्टी नॉट इट्स अ फिगर अबाउट कि जिन्हें फ्री फूड मिल रहा है, तो यू कैन चेक अबाउट कि क्या पॉवर्टी का रूल है, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। नाउ कम टू द डेट इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने बताया था डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि अगर लोन आप रेज कर रहे हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट देना है, आप पैसे ले रहे हैं जिस पे आपका लाइबिलिटी बनता है इंटरेस्ट देने का, वो लोन डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम बॉन्ड बताया था, डिबेंचर बताया था, तो ट्रेजरी बिल होता है जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है थ्रू आरबीआई, ये भी हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट भी है। ठीक है, अब बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड का ये स्ट्रक्चर है कि बॉन्ड के पेपर में कंपनी नेम होगा, उसका इंटरेस्ट दिया रहेगा, कितना पे करना है, मैच्योरिटी पीरियड होगा, कंपनी जो है वो बॉरोवर डेटर बोलते हैं, जो जो खरीदेगा बॉन्ड उसे लेंडर क्रेडिटर बॉन्ड होल्डर भी बोलते हैं। ये सब अभी टर्म से फेमिलियर हो रहे हैं हम लोग। अब वर्ड लिस्ट एक बार रिवीजन के लिए वर्ड लिस्ट आप देख लीजिएगा
कैपिटलिज्म क्या होता है, मार्केट क्या होता है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर एंड दे विल एग्री ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस टू एक्सचेंज द गुड्स। मार्केट का फॉर्मल डेफिनेशन है। फोर्सेस ऑफ मार्केट दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, मोनोपोली बताया था, सिंगल सेलर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह। क्रेडिटर मतलब जो पैसा दे रहा है, डेटर मतलब जो पैसा ले रहा है। इन्फ्लेशन विल इफेक्ट द बॉन्ड होल्डर, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन होगा, अगर बॉन्ड होल्डर अगर 5% पे माना हुआ था और हमारा इन्फ्लेशन ही 6% है, तो उसको बॉन्ड लेने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन को केवल बीट कर रहा है। तो इसको भी डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इक्विटी मतलब शेयर होल्डिंग, मतलब ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी, अभी हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी शायद हम लोगों ने देखा ना, नहीं, ट्रिकल डाउन थ्योरी आगे है, ठीक है, आगे देखेंगे ट्रिकल डाउन थ्योरी। फिजिकल पॉलिसीज अभी देखे, जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है। फिजिकल स्टिमुलस दैट मीन्स गवर्नमेंट अपना कुछ मनी पंप कर रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक रिवाइव करने के लिए। पेंट अप डिमांड दैट मीन्स इकोनॉमी नीचे गया हुआ है, ग्राफ ऐसे इकोनॉमी का, और एग्जैक्टली हमारा डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, दैट इज पेंट अप डिमांड। इन्फ्लेशन, जनरल राइज ऑफ प्राइसेस इंक्रीज, ये प्राइसेस डिक्रीज। डिसफ्लेशन मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीज। सो ये एक बार आप पढ़ने के बाद ये वर्ड लिस्ट जल्दी जल्दी रिकैप कीजिएगा, रिवीजन होते रहेगा। मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मार्केट के बारे में देखते हैं। प्राइमरी मार्केट हमें पता है क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर बोल सकते हैं, फूड अलाइड सेक्टर, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे स्टील वगैरह हुआ, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, ऑयल रिफाइनरी हुआ, ये सब सेकेंडरी में आता है। और टर्सरी सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर आईटी सेक्टर हो गया, होटल्स वगैरह भी सर्विस सेक्टर्स में आता है, जितने भी सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में आता है। यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है इंडिया का, कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें डिपेंडेंसी ज़्यादा है। लगभग 2024 के एक डेटा के अनुसार जो टर्सरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें लगभग 49% ऑफ पीपुल डिपेंडेंट है, और जबकि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे वो केवल 18% है। सोचिए, 49% लोग प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन जीडीपी में केवल 18% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, ये कंसर्निंग गैप है। सेकेंड, अगर सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें टोटल लगभग 24% पीपुल डिपेंडेंट है, और ये लगभग 27 टू 28% इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये रेशियो लगभग थोड़ा ठीक है, आप बोल सकते हैं कि जीडीपी को आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और लोग कम डिपेंडेंट है। और कम डिपेंडेंट इस वजह से भी है, थोड़ा सा ऑटोमेशन वगैरह भी आ गया है, उस कारण से भी है। नेक्स्ट थर्ड आते हैं टर्सरी सेक्टर। ये टर्सरी सेक्टर में केवल 18% लोग हैं, ओनली, सॉरी, टर्सरी सेक्टर का फिगर 18 नहीं, टर्सरी सेक्टर में लगभग 26% लोग, 26 से 27% लोग जुड़े हुए हैं, और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 54% ऑफ आवर जीडीपी। ये बहुत बड़ा फिगर है। जितने से ज़्यादा हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, साथ में हमको सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना होगा, वरना जो प्राइमरी सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंसी है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो ये प्रॉब्लम हुआ है, हम प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्सरी सेक्टर पे जंप कर गए हैं। अगर हम प्रोसेस वाइज जाते हैं, पहले सेकेंडरी देन टर्सरी, तो ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ 54% जीडीपी कंट्रीब्यूशन और यहाँ केवल 18% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 50% पीपुल डिपेंडेंसी, यहाँ केवल 27% पीपुल डिपेंडेंसी। ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप नहीं होता। इसको ही हम लोग आगे अगर देखेंगे तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मोर पीपल देन रिक्वायर्ड, किसी काम करने के लिए एक काम का रिक्वायरमेंट है, वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर में यही हो रहा है, 50% भारतीय वहाँ पर है, लेकिन वहाँ काम कितना है, जीडीपी कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 18%। सो दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय का जो जवाहरलाल नेहरू या जो पीएम थे, उनका पॉलिसी ये था कि जो टॉप के पर्सन है, जो टॉप के कैपिटलिस्ट कंपनियां हैं, उसको वो प्रमोट करेंगे, और वहाँ से जो रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ से जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कैपिटलिस्ट, सो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेज, सो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा, तो जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके अगेंस्ट होगा, पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट। वेलफेयर में क्या क्या आ जाता है, वेलफेयर में हमारा आ जाएगा हेल्थ, आ जाएगा, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, ये सब हमारा आ जाएगा, ये सब इंक्रीज होगा। तो अब क्या है कि ये तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे दिया, अब ब्यूरोक्रेट का काम था कि वो इस गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करे। पुअर पीपल को, जो उस समय हमारा हंगरी या हमारा फूड इनसिक्योरिटी था,
फूड का इनसिक्योरिटी को लेके था, सेकेंड हमारा पॉवर्टी था, हमारा इलिटरेसी था, ये सब को टैकल करना था। लेकिन ये जो ट्रिकल डाउन था, जो कि ऊपर इंसेंटिव दो और नीचे वो पेनिट्रेट करे, वो हुआ ही नहीं। अब रीज़न ऐसा भी था कि ब्यूरोक्रेट ने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या काफ़ी करप्शंस हो गए, या नीचे के लोग को नीचे ही दबा के रखा गया। तो ये बहुत सारा रीज़न था, ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गया इंडिया में, जिस कारण से ये जो हम मूव आउट होने वाले थे कुछ ईयर्स में, वो अभी तक मूव आउट नहीं हो पाए। अभी भी जो डेटा है 80 करोड़ जो फ्री राशन ले रहे हैं, सोचिए अभी तक मूव आउट नहीं हो पाए। इसका मेन कारण अभी पॉलिटिकल भी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये जैसे इसको समराइज किया गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने सोशलिज्म क्यों चूज़ किया, हम लोग मार्केट इकोनॉमी में क्यों नहीं गए। पहला रीज़न था फूड सिक्योरिटी, हमारे पास फूड थे ही नहीं। सेकेंड रीज़न था एग्रेरियन बेस्ड, मतलब हम एग्रेरियन बेस्ड थे, लेकिन तब भी हमारे पास फूड नहीं था। तो उस समय यूएसए ने 1950 में एक स्कीम स्टार्ट किया था, PL480, दैट मीन्स PL480 पब्लिक लॉ 480, ठीक है। ये यूएस में 1950 में स्टार्ट किया गया था। ये जनरली था फूड फॉर पीस प्रोग्राम था, जिसके अंडर क्या यूएस का क्या स्कीम था कि वो क्या करेगा, जो सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, वो डेवलपिंग कंट्री को देगा। डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री में जो इंडिया था उस समय का ये लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था। और इसका एक पॉइंट ये था कि ये जो कमोडिटीज सेल करेगा ये लोकल करेंसी में सेल करेगा। लोकल करेंसी दैट मीन्स इंडिया का लोकल करेंसी क्या है, रुपीज़ है। तो रुपीज़ में ही हम लोग ये खरीदेंगे, जनरली 1 रुपीज़ पर केजी समथिंग था, तो इंडियन रुपीज़ में ही खरीदेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा घटेगा नहीं, वो हमारा जितना है एज इट इज़ रहेगा। तो उसे बचाने के लिए PL480 हमारा लॉ लाया गया था। इंडिया ने 1954 में साइन किया था। तो इंडिया को ग्रेन, और इसके अंडर हमें वीट मिलता था, हमारा वीट था, और अदर ग्रेन्स मिलते थे, कॉर्न मिलता था, ये सब मिलता था इंडिया को 1954 में। और लेटरली ये लेट 1960 में इसे ख़त्म भी कर दिया गया था। सोचिए उस समय क्या हालत था। और ये जो ग्रेन का क्वालिटी काफ़ी ख़राब था। जो PL480 में जो ग्रेन मिलता था, वहाँ के लोग, वहाँ जो यूएस में ना जो जानवर खाते थे वो सप्लाई किया जाता था। तो सोचिए वो किस लेवल तक हम लोग पॉवर्टी झेले हुए थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था कि सोशलिज्म में अडॉप्ट करने का, प्राइवेट सेक्टर नॉट डेवलप्ड। अगर उस समय अगर हम लोग चाइना के जैसा इकोनॉमी ओपन कर देते और अमेरिका और बाकी डेवलप्ड कंट्री का अगर हमारा कंपनीज आ जाता, तो हमारा कंपनीज तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। तो कम्प्लीटली वहाँ के कंपनीज हमारे टोटल इंडिया पे कब्जा कर लेते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जितना प्रोडक्शन और जितना R&D उन लोग करके बैठे थे, इंडिया तो अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे था। तो इस स्टेज पे डायरेक्टली वर्ल्ड पावर से टक्कर लेना वॉज नॉट फिजिबल। सो दैट्स वाई वी आर अडेप्टिंग द सोशलिज्म प्रिंसिपल। और उस समय हमें सोशल जस्टिस, सोशलिज्म बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। एक एक रीज़न था कि पहले तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, सोशल जस्टिस ये हमारा ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे। ये इसलिए भी ऐड किया गया था कि सपोज 150 ईयर ऑफ, जो 150 साल तक किसी के अंडर रहेगा, 150 साल तक एक्सप्लॉइट होते रहेगा, तो उस जब वो आज़ाद होगा तो सबसे पहला चीज़ उसका वही रहेगा कि हमें सोशल फ्रीडम चाहिए। उसके माइंड में कुछ और नहीं रहेगा। जैसे कोई एक इंसान भूखे रहता है, तो उसका सबसे पहला चीज़ रहेगा कि हमें खाना चाहिए, भाड़ में जाए बाकी सब चीज़ हमें नहीं चाहिए, पहले खाना मुझे मिलना चाहिए। वैसे ही 150 साल तक जिस पे एक्सप्लॉइट हुआ, ये मतलब कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन था हर लेवल पे। तो इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविज़न, आप DPSP देखिए, आप फंडामेंटल राइट देखिए, इसमें डायरेक्टली सोशल जस्टिस का बात इतना ज़्यादा दिया गया है कि ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया। इस कारण से अगर वहाँ मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर ही नहीं सकते थे एट द स्टार्टिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस। सो ये समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट गांधी जी का कुछ आइडियोलॉजीज था, वो मास में बिलीव करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन था। उनका मानना था कि हर जैसे छोटे छोटे यूनिट पे बिजनेसेस हो, और वो बिजनेस एक्यूमुलेट करके इंडिया एक बड़ा इकोनॉमी बने। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ओनरशिप ना हो गवर्नमेंट का, लेकिन ट्रस्टीडशिप मॉडल पे काम करे। जहाँ गवर्नमेंट का जरूरत है वो गवर्नमेंट इंटरवीन करे, अपना काम करे, अपना फंक्शन करे, देन वहाँ से हट जाए। बस वो एज अ वॉच डॉग, एज अ सर्विलेंस काम करे। जहाँ जरूरी है वहाँ करे, वो ओनर करके अपने हैंड में ना ले कि हम इकोनॉमी को चलाएंगे। ये प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म में जनरली क्या होता है कि बिग पावर्स वगैरह को पूरा ये दे दिया जाता है पावर। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, बट यहाँ पर ओनरशिप नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है कि
कैपिटलिज्म में यही होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता है, थोड़ा भी इंटरवीन नहीं करता, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, बट गवर्नमेंट कुछ ओन करके नहीं रखेगा। इंटरवेंशन जब जस्ट मार्केट को सुधारने के लिए या कुछ वेलफेयर के लिए उस लेवल पे इंटरफेयर कर सकता है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, जहाँ जहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं या तो कोई फैमिली के होंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा तो आस पड़ोस के कुछ लोग काम कर लेंगे, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज था वो बहुत वेल डेवलप था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आए और पूरी तबाह करके चले गए। नेहरू जी का बट आइडियोलॉजी थोड़ा अलग था, वो सेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करते थे कि एक प्लान करेंगे एक टॉप लेवल पे और ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के द्वारा वो ट्रिकल डाउन होगा। ये जो मैंने पॉलिसी बताया था ये नेहरू जी का प्रिंसिपल था कि ऊपर वाले लोगों को हेल्प करेंगे, वहाँ से ट्रिकल डाउन होगा, वहाँ से जो प्रॉफिट बेनिफिट पेनिट्रेट होगा वो नीचे वाले पुअर लोगों पे होगा। तो यहाँ से नेहरू जी का ये उस समय यूज़ किए थे, उनका भी ये गलत नहीं था, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अभी हम लोग जज कर पा रहे हैं, बट अभी कमेंट करना सही नहीं रहेगा। बट लास्टली इंडिया ने ना मिक्स इकोनॉमी यूज़ किया, ना तो सोशलिज्म की तरफ गए ना कैपिटलिज्म की तरफ गए। मतलब कुछ कुछ फ्रीडम प्राइवेट सेक्टर को भी था कि आप ओन करके आप अपना खुद कंपनी चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इंक्लाइन था वो टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर था। ठीक है, देन सोशलिज्म मॉडल इंस्पिरेशन देखेंगे, सोशलिज्म क्यों इंस्पायर हुआ। पहले तो इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएसएसआर, उस समय कम्युनिस्ट था यूएसएसआर। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में ये डिफरेंस होता है कि कम्युनिस्ट में कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं गवर्नमेंट कंप्लीटली ओन करता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब जरूरत पड़े वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन सोशलिज्म प्रिंसिपल में क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रहा और प्राइवेट इंटिटी को भी कुछ कंट्रोल करने का मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह प्राइवेट इंटिटी भी लगा सकता है, कुछ चीज़ों पे वो भी ओन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी में ये नहीं होता है। सो पहला पॉइंट हो गया, उस समय पॉवर्टी ज़्यादा था, इस कारण से सोशल जस्टिस चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं था, नेसेंट स्टेज पे था, फूड सिक्योरिटी का इशू था। नेक्स्ट पॉइंट है एड्रेस नीड ओवर वांट, मतलब सोशलिज्म में हमें वहाँ नीड को एड्रेस करना था, हमारा फूड सिक्योरिटी, हमारा इलिटरेसी, हमारा पॉवर्टी, वो सब को एड्रेस करना था, वांट्स को नहीं करना था। अगर नीड को वांट करना है तो हमें सोशलिज्म चाहिए, क्योंकि मार्केट तो हमेशा वांट को डिमांड करेगा, सो दैट कैन नॉट बी डन थ्रू प्योर मार्केट। अब आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स क्या था, उनका पावर क्या था। पहले बिफोर इंडिपेंडेंस उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था लॉ एंड ऑर्डर देखना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। सो जनरली आप देखते हैं अभी हम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बना हुआ है वो जनरली उनको रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज उस समय जब डिस्ट्रिक्ट को हमारे एरिया को जोग्राफिकल एरिया को बाइफरकेट किया गया था, तो पहला रीज़न था कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना था, रेवेन्यू कलेक्शन रीज़न था जिस कारण से रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बना था, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। सो ये इकोनॉमी और इफिशिएंसी, ये दोनों पे फोकस था ब्यूरोक्रेट्स का। इकोनॉमी मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, और इफिशिएंसी मतलब जितना भी हमारे रिसोर्सेस है कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज करके हम लोग पैसा निकाल लें। ये वेलफेयर से रिलेटेड ही नहीं था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया सोशलिज्म और वेलफेयर पे ध्यान देने लगा, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर और लैंड रेवेन्यू वाला चीज़ चलते रहा, साथ में वेलफेयर डेवलपमेंट भी ऐड हो गया। मतलब दो ई तो हमारा था, इफिशिएंसी और इकोनॉमी, अब इफेक्टिवनेस और इक्विटी दोनों और ऐड हो गया। अब पहले देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है। इफिशिएंसी आपको पता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास जितना रिसोर्सेज है उसमें आपको ऑप्टिमम कैसे यूज करके अपना आउटपुट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये इफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस मतलब आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इफिशिएंसी। इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज हमें डैम से, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, डैम इरिगेटेड द लैंड। अब हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, समझिए वाटर का हम लोगों ने एकदम R&D करके, एकदम इंजीनियरिंग करके हम लोग डैम बना दिया। उस डैम में जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लाना था, वाटर को प्रिजर्व भी कर दिया। ठीक है, मतलब जो जितना रिसोर्सेज था उसको यूज़ करके हम लोगों ने इफिशिएंटली ये चीज़ें, ये मॉडल को सक्सेसफुल कर लिया, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कर लिया। लेकिन अब क्या है कि ये ऑप्टिमम यूज़ होने के बाद भी हम इस डैम से इरिगेट नहीं कर पा रहे हैं, जितना हम लोग सोचे थे इरिगेट करके लैंड को फर्टाइल या एग्रीकल्चर कर पाए, वो नहीं कर पा रहे। मतलब इफिशिएंसी तो हो गया हमारा, जितने रिसोर्सेज के ऑप्टिमाइज कर लिए, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट इज इफेक्टिवनेस, जो आउटपुट निकला उस इफिशिएंसी से, वो नहीं निकल पाया। तो इफेक्टिवनेस मतलब कुछ चीज़ों का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो पाए, अगर ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल ना हो पाए तो कैसे वो इफेक्टिवनेस हो गया। चाहे हम जितना भी इफिशिएंट पढ़ाई कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपने टाइम पूरा इफेक्ट
पूरा इफिशियंसी के साथ यूज़ किया, आपने 8-10 घंटा जो पढ़ना था पूरा स्ट्रैटेजी लगाया, लेकिन अगर आपका नहीं निकला इफेक्टिवनेस, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो था आईएएस बनना, अगर वो नहीं आप क्रैक कर पाए मतलब आप इफेक्टिवनेस नहीं है, आप इफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है। ये एग्जांपल के लिए, दिल पे नहीं लीजिएगा ये। सो नेक्स्ट, और इक्विटी का बात है, इफेक्टिवनेस समझ ली। इक्विटी मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल। इक्वालिटी डिफरेंट होता है, इक्वालिटी मतलब होता है सबको बराबर ट्रीट करो, इक्वालिटी मतलब जो अमीर है गरीब है सबको सेम लेवल पे ट्रीट करना है, बट इक्विटी मतलब जो गरीब है उससे ज़्यादा ध्यान देना है, जो अमीर है उसे कम ध्यान देना है। इसी बेसिस पे हमारा रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन क्या करता है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है रिजर्वेशन, तो उस लेवल पे ही है। तो ये हम समझ में आ गया कि बिफोर इंडिपेंडेंस केवल इकोनॉमी इफिशियंसी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी, चार ही पे काम करने लगा। बिकॉज इक्विटी इंश्योर सोशल जस्टिस, अभी मैंने बताया था कि जो रिजर्वेशन वगैरह होता है बाकी सब सोशल जस्टिस के लेवल पे ही काम करता है। 4E हो गया, 4E ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आप देख सकते हैं, ये सब आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा वर्ड्स है। देन ये जो पहला 2E है ये तो आपको पता है प्राइवेट एंटिटी में भी रहता है, वो भी इकोनॉमी और इफिशियंसी चाहता है, वो इफेक्टिवनेस नहीं चाहता कि उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है, या इफेक्टिवनेस ओवरऑल टर्म में आप देखेंगे तो कुछ काम करने से इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारा पब्लिक का पीसफुल इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एक होलिस्टिक वे में आप देखेंगे तब आप उसका इफेक्टिवनेस बता सकते हैं। जैसे हमारा लाइफ का इफेक्टिवनेस क्या है, टू गेट हैप्पी और टू गेट स्पिरिचुअल, एनीथिंग, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये आप प्राइवेट एंटिटी हो गया। नेक्स्ट, ये सोशलिज्म 1956, जस्ट बताया जा रहा है कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट किया था हमारा, अडॉप्ट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। उस समय इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था। उस समय गवर्नमेंट रेगुलेशन इज हाई ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है नहीं, हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या आपको प्रोडक्शन भी करना है, कितना प्रोड्यूस करेंगे, ब्रांच को एक्सपेंड करना है, ये जितना भी चीज़ें दिख रहा है ना, इसके लिए आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन लेना है। गवर्नमेंट का परमिशन मतलब ब्यूरोक्रेट का परमिशन। सो ब्यूरोक्रेट परमिशन देंगे तभी आगे जाएंगे, तभी से ये नाम हुआ ना कि बाबू साहब, कि बाबू बैठे हैं, समथिंग जो बड़े ऑफिसर्स को बोला जाता है। तो इसलिए ही उस समय का ये टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि अगर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, अगर वो परमिशन नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ना कोई बिजनेस सेटअप हो सकता है, ना प्रोडक्शन हो सकता है। तो उस समय के राज को लाइसेंस राज बोलते थे, क्योंकि कुछ भी चीज़ करने के लिए हमें लाइसेंस रिक्वायर था। अगर स्मॉल भी बिजनेस करना है हमें लाइसेंस चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का, क्योंकि प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी था। उसमें क्या हो गया, क्रोनी सोशलिज्म स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया कि नेक्सस बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स, इससे लिए इंडस्ट्री के लिए बैरियर बनने लगा। जैसे सपोज कोई इंडस्ट्री आता था कि हमें कुछ सेटअप करना है ब्यूरोक्रेट से, तो अब ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, कुछ अनफेयर डिमांड करते थे, कुछ मनी का या वगैरह, करप्शन वगैरह बहुत हो गया था। अनफेयर डिमांड में ये भी होता था कि अगर आपका कोई दूसरे इंडस्ट्री को फेवर करना है तो उसके अगेंस्ट में जो इंडस्ट्री खड़ा हो रहा है आप उसको लाइसेंस ही मत दीजिए, कुछ भी बात करके उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। तो इस कारण से एक तरह सा नेक्सस डेवलप हो गया, और जब नेक्सस डेवलप हो गया तो इंट्री बैरियर इंडस्ट्री में बहुत हो गया कि नॉर्मल प्लेयर जा ही नहीं सकता है। जिसका पहुंच है, जो ब्यूरोक्रेट को जानते हैं, या गवर्नमेंट में जिसका ज़्यादा पहुंच है, वही लोग केवल वहाँ जा पाएंगे। जिस कारण से वहाँ इंडस्ट्री भी एक तरह से डेवलप होना कम हो गया। प्राइसेस भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करता था, मार्केट लेवल पे नहीं था। सोशलिज्म प्रिंसिपल कि प्राइस क्या रखना गवर्नमेंट बताएगा, मार्केट नहीं होगा, डिमांड सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, क्रोनी कैपिटलिज्म। सो अगर कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म यही क्रोनी सोशलिज्म जैसा ही एक टर्म है, जहाँ पर अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस के मैन के बीच में नेक्सस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे क्रोनी सोशलिज्म में क्या होता था कि वहाँ पर लाइसेंस राज था कि ब्यूरोक्रेट्स लाइसेंस नहीं देंगे, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अपने फेवर में लाके गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होता है वो अपने तरफ झुका देते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज उस पर्टिकुलर कंपनी के तरफ झुक जाता है कि उस कंपनी को थोड़ा बेनिफिट हो जाए। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, जितने भी कंपनीज ने, आप देख रहे 2500 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़ का चंदा दिया है, तो वो चंदा तो फ्री में तो नहीं दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, वो चाहेगा कि कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट ऐसा बनाए कि वो मेरे फेवर में आए। तो इस कारण से वैसे नेक्सस को क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब एक बार वर्ड लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। नेहरू जी हमारा जो बिलीव करते थे ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स पे, गांधी जी का प्रिंसिपल था डिसेंट्रलाइजेशन। सोशलिज्म मतलब
सोशल जस्टिस पे बेस होगा। 4E इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी एंड एक और था हमारा क्या, इकोनॉमी। देन मिक्स इकोनॉमी, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म। PL 480 यूएस का प्रोग्राम था, 1954 में इंडिया ने साइन किया, लेट 1960 में ख़त्म हो गया। क्रोनी सोशलिज्म, लाइसेंस राज एरा भी बोल सकते हैं, हर काम के लिए लाइसेंस चाहिए। क्रोनी कैपिटलिज्म, दैट मीन्स नेक्सस बिटवीन द बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, जो कि पॉलिसीज़ को उसके फेवर में लाए। तो ऐसे आप यहाँ तक मैंने रिवाइज करवा दिया। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। मैं आप लोगों का भी थोड़ा रिस्पॉन्स देखूंगा कि ये जो मेरे मेरे पढ़ाने का तरीका है या मेरे रिवाइज और क्रैश कोर्स का तरीका है आपको कितना पसंद आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या इंप्रूव कर सकते हैं और मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा लंबा बनाऊंगा कि इकोनॉमी लगभग 4 या 5 या 6 दिन मैक्स टू मैक्स में पूरा कवर हो जाए। ये पहले मैं बेसिक कंप्लीट करूंगा, फिर टॉपिक वाइज जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा, सब चीज़ आपको मिलेगा। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए नोट्स आप इसमें ये डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया। तो आज मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ इसको। आप एक चीज़ श्योर कीजिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बताइएगा कि दिस इज़ हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन और नॉट, क्योंकि उस अकॉर्डिंग ही मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब